गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी और आज की इस वीडियो में एक नई प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू होने जा रही है रंजीत सर की बुक से ही, जिन्होंने इस बुक में केवल और केवल टीजीटी के 4 राइटर्स को कवर किया है और साथ ही लिटरेरी टर्म्स को कवर किया गया है। और इसके अलावा 60% MCQs लिटरेचर के ऐसे रखे गए हैं दैट यू हैव नेवर रीड, जो कि आपने कभी भी नहीं पढ़े होंगे किसी भी प्रैक्टिस बुक में और किसी सीरीज़ में। सो गाइज़, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं इस सीरीज़ का पहला प्रैक्टिस पेपर 1। ठीक है गाइज़, आप लोगों के लिए मेरी पर्सनल एक छोटी सी एडवाइस है कि आप लोग जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं किसी भी बुक या प्रैक्टिस सेट के अंदर, उनको देखकर परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि जैसे कि बेकर ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से हमारे अंदर परफेक्शन आता है। सो हमें कभी भी रिपीटेड क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं चाहिए, वो प्रैक्टिस का ही पार्ट है। आप किसी भी प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो इन राइटर से रिलेटेड हैं, उनको आप नहीं हटा सकते हैं। उन्हें आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो कोई भी बुक हो, चाहे किसी भी आप सीरीज़ को करें यूट्यूब पे जाके, चाहे आप किसी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें या कोई भी बुक। आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि हम उन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ें, जिससे कि वो हमारे बिल्कुल फिंगर्स पे आ जाए और हमारी मेमोरी में एकदम फीड हो जाए। तो जो प्रैक्टिस पेपर को हमें सॉल्व करने में 1 घंटा लग रहा था, उसे हम आधा घंटा में सॉल्व करने लगें। ये होता है हमारा प्रैक्टिस का मतलब। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 1। देखिए, प्रैक्टिस पेपर का पहला क्वेश्चन देखिए। विच करेक्टर रोमियो एंड जूलियट इज ए रिमाइंडर ऑफ दिस ग्रिम एजेंट ऑफ डेथ। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट की डेथ का ग्रिम एजेंट माना जाता है एक करेक्टर को कॉल्ड ब्यूबोनिक प्लेग दैट स्प्रेड इन इंग्लैंड। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है रोमियो एंड जूलियट अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर से रखा गया है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो जूलियट है उसकी डेथ की झूठी खबर फैल जाती है और रोमियो मोंटुआ में है जो कि, तो उसको भी ये खबर मिल जाती है। फ्रायर लॉरेंस हैं, वो अपना मैसेंजर बना के भेजते हैं फ्रायर जॉन को। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि उस समय एक प्लेग फैला हुआ था इंग्लैंड में, तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है। वो एक जगह फंस जाते हैं और जो मैसेज था फ्रायर लॉरेंस का, वो रोमियो को नहीं मिल पाता है। कारण यह होता है कि फिर जो रोमियो है वो समझता है कि जूलियट मर गई है और वो उसके टॉम पे आके पॉइजन खा लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए इस करेक्टर को ग्रिम एजेंट माना गया है रोमियो की और जूलियट की डेथ का। सो इसका आंसर क्या होगा देखिए, रोमियो, जूलियट, मर्क्यूसियो एंड ब्रदर जॉन। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ब्रदर जॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन फैक्ट हिज प्रोज वर्क कवर 3/4 एरिया ऑफ हिज लिटरेरी प्रोडक्शन। है ना, जो 3/4 एरिया है लिटरेरी प्रोडक्शन का, उसके वर्क ने कवर कर लिया। दो द ऑथर हिमसेल्फ रिकॉग्नाइज दैम only as the work of his left hand, and his readers in general recognize him primarily as a poet. Find the name। इस पोइट का आपको नाम बताना है जिसके वर्क ने 3/4 एरिया ऑफ लिटरेरी प्रोडक्शन का कवर किया। उस पोइट का आपको नाम बताना है। तो आपके यहाँ 4 ऑप्शन है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जॉन मिल्टन, क्योंकि जॉन मिल्टन ने क्या लिखा था, एपिक लिखा था उन्होंने, पैराडाइज लॉस्ट, जो कि एक प्रोज वर्क है। और उनके अकेले एपिक ने कितना एरिया कवर किया लिटरेचर का, अकेले 3/4 एरिया कवर कर लिया। इसलिए जॉन मिल्टन आपका यहाँ सही का आंसर हो जाएगा। तो सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। With the exception of a few miscellaneous items like the 2 school textbook and unfinished history of Britain and long unpublished The Doctrina Christiana, these prose piece of, ये prose piece किसके हैं आपको बताने हैं। और आल either ecclesiastical or political tract provoked by contemporary circumstances and mostly catering to contemporary interest।
ठीक है, ये जो वर्क हैं आपको बताने हैं। एक्चुअली इनमें जो कंटेम्प्रेरी सरकमटेंसेज हैं उनको प्रवोक किया गया है जॉन मिल्टन के द्वारा इन वर्क्स में, जिसमें से कौन से हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, द डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना और स्कूल टेक्स्ट बुक। सो जॉन मिल्टन आपका सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। सो सी इज करेक्ट है, सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट 5 एंटी एपिस्कोपल पैम्फलेट ऑफ जॉन मिल्टन डील विद, उन्होंने है ना 5 एंटी एपिस्कोपल पैम्फलेट लिखे थे 1641 से लेके 1642 तक जॉन मिल्टन ने, जो डील करते हैं, किसको डील करते हैं, चर्च रिफॉर्म, मैरिज रिफॉर्म, फैमिली रिफॉर्म, सेक्स रिफॉर्म, है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चर्च रिफॉर्म, क्योंकि वो चर्च रिफॉर्म से रिगार्डिंग है। उन्होंने चर्च के सुधार के लिए 1641 से लेके 1642 तक 4 पैम्फलेट लिखे थे जॉन मिल्टन ने। सो आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। Milton's teacher Dash was a leading participant in the debate and Milton initially joined the fray in defense of his old tutor। ठीक है, तो मिल्टन की जो टीचर हैं वो एक लीडिंग पार्टिसिपेंट थे डिबेट में। मिल्टन इनिशियली जॉइन द फ्रे, उन्होंने उनको ज्वाइन किया इन डिफेंस ऑफ हिज ओल्ड ट्यूटर। तो उनका जो ओल्ड ट्यूटर उन्हें माना जाता है, उनका आपको नाम बताना है, ठीक है। जॉन मिल्टन के टीचर कौन रहे हैं इनमें से? सो जॉन मिल्टन के जो टीचर हैं वो रहे हैं थॉमस यंग। तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इनके टीचर थे और लगभग 10 साल की उम्र से इन्हें पढ़ाना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। इन 1644 मिल्टन पब्लिश द डाइवोर्स टैक्ट, ठीक है। 1644 में मिल्टन ने डाइवोर्स टैक्ट पब्लिश किए। दिस पैम्फलेट हैव बीन थॉट बी बाय मैनी बायोग्राफर्स टू बी एसोसिएटेड विद, ठीक है। उनके 1643 से लेके 1645 तक उनके डाइवोर्स टैक्ट भी आए कुछ, जैसे भी मैंने बताया। एपिस्कोपल टैक्ट आए उनके 41 से, है ना, 42 तक 5, और इसी तरीके से इनके 43 से लेके 45 तक डाइवोर्स टैक्ट आए 4। तो कुछ बायोग्राफर का मानना था कि ये जो उनके पैम्फलेट हैं उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं। तो आपका ऑप्शन देखिए आपका क्या हो जाएगा सही। तो बायोग्राफर्स का मानना था द ऑथर्स ओन अनहैप्पी मैट्रीमोनियल वेंचर विद कैथराइन वुडकॉक, द ऑथर्स ओन अनहैप्पी मैट्रीमोनियल वेंचर विद एलिजाबेथ मिंसेल, द ऑथर्स ओन अनहैप्पी मैट्रीमोनियल वेंचर विद मैरी पॉवेल, या फिर ऑल ऑफ एबव। कौन सा इनमें से हो जाएगा? एक्चुअली फ्रेंड्स आपको पता ही है मिल्टन ने 3 शादियाँ करी थी। तो सबसे पहली शादी उनकी मैरी पॉवेल के साथ हुई थी। तो मैरी पॉवेल से उनके विचार मिल नहीं खाते थे, उनका टेम्परामेंट बिल्कुल नहीं मिलता था। और मिलता भी कैसे, क्योंकि ये उनसे 17 साल छोटी थी, ठीक है। तो ये 17 साल छोटी थी, तो इन्हें इनसे अलग होना पड़ा था। इसीलिए इन्हीं के लेके इन्होंने जो है ये डाइवोर्स टैक्ट लिखे थे। तो आपका सी आंसर यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द ऑथर्स ओन अनहैप्पी मैट्रीमोनियल वेंचर विद मैरी पॉवेल, यानी मैरी पॉवेल के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। इसका कारण था एज डिफरेंस बहुत था। वो 17 साल इनसे छोटी थी, ठीक है। सो आपका सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। मिल्टन रोट ऑफ एजुकेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ, मिल्टन ने एक ऑफ एजुकेशन पैम्पलेट भी लिखा था। ये किसकी रिक्वेस्ट पे लिखा था? सो आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं। तो इन्होंने ये सैमुअल हार्टलिव की रिक्वेस्ट पर लिखा था, ठीक है। तो आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सैमुअल हार्टलिव एक प्यूरिटन एजुकेशनल रिफॉर्मर माने जाते हैं और उन्होंने जॉन मिल्टन से रिक्वेस्ट की थी ये पैम्फलेट लिखने को, ठीक है। सो ऑफ एजुकेशन ये भी उनका 1644 में आया था, ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एरियोपेजिटिका 1644 द ग्रेट डिफेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन ऑर्डिनेंस ऑफ द डैश पार्लियामेंट विच रिक्वायर्ड अमंग अदर थिंग्स प्रियोर सेंसोरिंग ऑफ बुक्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। सो आपका यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1643 यानी कि 1644 में उनकी एरियोपेजिटिका पब्लिश हुई। इससे पहले उनको यहाँ लाइसेंस मिल गया था 1643 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। मिल्टन कंपोज्ड डिजाइनडली टू साइलेंस द अपोजिशन ऑफ द प्रेसबाइटेरियंस टू रेजिसाइड एंड द रिकनसाइल द पब्लिक माइंड टू द इवेंट इटसेल्फ, ठीक है। मिल्टन ने एक और वर्क यहाँ पे कंपोज किया। यहाँ मिल्टन के क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं।
जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें केवल और केवल 4 राइटर्स को कवर किया गया है। तो मिंटल के जितने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उन्हें यहाँ रखा गया है, बिल्कुल न्यू न्यू क्वेश्चंस जो आपने शायद पहले ना पढ़े हों, और शायद पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो मिल्टन का वर्क है जो उन्होंने कंपोज किया था, ये पब्लिक को शांत करने के लिए किया था, क्योंकि जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनकी डेथ हो गई थी। आपको पता ही है कि उनको एग्जीक्यूट किया गया था उनको, तो पब्लिक में एक रोष उत्पन्न हो गया था। तब उन्होंने एक वर्क लिखा ऑफ द टीनर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट, जिसमें कि उन्होंने इस डेथ को सही बताया और पब्लिक को समझाने की कोशिश करी कि जो डेथ हुई है चार्ल्स फर्स्ट की वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10। हु यूज द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स फर्स्ट? सबसे पहले यूनिवर्सिटी विट्स टर्म किसने यूज़ किया था? तो आपको पता है यूनिवर्सिटी विट्स हम स्कॉलर के लिए यूज़ करते हैं। ये 6 स्कॉलर्स का ग्रुप था जो यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, कुछ उसमें से कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे और कुछ उसमें ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिस्टोफर मार्लो थे, रॉबर्ट ग्रीन थे, लोजे थे, थॉमस पीले थे, एंड है ना, और किड थे। किड को तो एकदम प्योर नहीं माना जाता। तो ये जो यूनिवर्सिटी बिट थे, ये इनके लिए जो टर्म ना सबसे पहले किसने यूज़ किया था? सो जॉर्ज सेंटवरी ने ये टर्म यूज़ किया था। सो डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इकोनोक्लेस्ट, आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, डी इज़ राइट ईयर। नेक्स्ट देखिए मिल्टन रोड टू मोर ट्रैक्ट। यहाँ मिल्टन ने 2 और ज़्यादा 2 ट्रैक्ट और लिखे। इश्यू टू ऑफ रेजिसाइड, द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल अगेंस्ट सेलमेसियस, द सेकंड डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल बाय जॉन मिल्टन इंग्लिशमैन इन रिप्लाई टू एन इनफेमस बुक एंड टाइटल, है ना। एक ऐसी बुक है उनकी जो इनफेमस रही है, उसमें उन्होंने लिखी। सो बुक का नाम है द क्राई ऑफ द किंग्स ब्लड। सो आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द क्राई ऑफ द किंग्स ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। जॉन वाइक्लिफ इज कॉल्ड, जॉन वाइक्लिफ को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। जॉन वाइक्लिफ जिनका जन्म हुआ था 1328 में, 1328 से लेके 1384 में इनकी डेथ हुई थी। इनका टाइम पीरियड माना जाता है। इनको कहा जाता है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, क्योंकि इन्होंने बाइबल ट्रांसलेट किया था। कहा जाता है रिफॉर्मेशन का। सो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। स्पेंसर हैज़ बीन हेल्ड एज द पोइट्स ऑफ पोइट। स्पेंसर को माना जाता है कवियों के कवि, पोइट्स ऑफ पोइट्स, द पोइट्स बाय, किसके द्वारा उन्हें ये टर्म दिया गया, कहा गया? चार्ल्स लैम ने उन्हें पोइट्स ऑफ पोइट कहा, यानी कवियों के कवि माना है स्पेंसर को। सो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। Which character in Galsworthy plays the Move makes a speech in the House to register his protest, declaring that England sound not squeeze freedom from a pupil who earnestly love to be free. सो किस करेक्टर की स्पीच है ये गाल्सवर्दी के प्ले में, मूव में? सो स्टीफन मोरे। सो आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टीफन मोरे इज द सेंट्रल फिगर इन दिस प्ले। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी द मेन कैरेक्टर कंटिन्यू रहता है टू अपोज करने के लिए द पॉलिसी ऑफ एग्रेशन, दो एलाइनेटेड फ्रॉम एवरी किथ एंड किन एंड जियर्ड एंड जिब्ड एट बाय द मूव, ही डज नॉट गिव इन। सो ये कौन सा करेक्टर है? सो द मूव, यहाँ पर भी आपका द मूव हो जाएगा। सी इज राइट हियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। मिल्टन कंपोज ए थियोलॉजिकल ट्रीटाइज, उन्होंने एक थियोलॉजिकल ट्रीटाइज कंपोज किया। द डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना इन, कौन सी लैंग्वेज में ये उन्होंने कंपोज किया था? सो ये कंपोज किया गया इन लैटिन लैंग्वेज। सो सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना, जिसमें कि क्रिश्चियन सिद्धांत को मतलब क्रिश्चियन सिद्धांत के ऊपर ये लिखा गया है, लैटिन लैंग्वेज में है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। In which work Milton expressed that it is not lawful for any power on earth to compel people in matters of religion, यानी मिल्टन ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि इस धरती को कंपेल करना कि आप इस धर्म को मानो। जैसे कि जो कैथोलिक, ये जो चर्च थी, लैटिन लोग थे, ये चाहते थे ना कि उनके सिद्धांतों को ये इंग्लिश लोग माने, इसलिए उन्होंने ये एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग्स को। तो किस में किया उन्होंने ये? तो उन्होंने अपना ये जो ट्रीटाइज लिखा, ये पैम्फलेट के लिए एक्चुअली फेमस है जॉन मिल्टन। इन्होंने बहुत ज़्यादा पैम्फलेट लिखे हैं, और जो प्रॉब्लम्स होती थी समाज की, कंटेम्प्रेरी जो सर्कमटेंसेस होती थी सोसाइटी में, जो प्रॉब्लम चल रही थी, लोग सफ़र करते थे, उनको लेके प्रोवोक करते थे। ठीक है, तो ये डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ए ट्रीटाइज ऑफ सिविल पावर इन एक्लेस्टिकल कॉजेज। ठीक है, डी इज़ राइट हियर। क्वेश्चन नंबर देखिए 19।
विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डिपिक्ट्स द bitter fight of an idealist against the society which disapproves his idealistic principles that do not suit its convenience. सो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन हो जाएगा द मूव. सो ए इज करेक्ट हेयर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20. In which play of Galsworthy, Stephen Moore, the Under Secretary of State, raises his voice against the government policy of war towards a small freedom-loving pupil. ठीक है, कौन से प्ले में गाल्सवर्दी के स्टीफन मोरे अपनी आवाज़ रेज करता है? सो स्टीफन मोरे जो इस मेन करेक्टर है ये द मूव में है. सो आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी फाइंड करेक्टर्स? किस प्ले में गाल्सवर्दी के हम ये करेक्टर्स देखने को मिलते हैं? जैसे कैनिथ है, मेलिस है, क्लियर है, डेडमंड एंड मेलिस. ये करेक्टर हमें कौन से प्ले में मिलते हैं देखने को? सो ये मिलते हैं आपको द फ्यूजिटिव में. सो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22. हु रोट द फॉलोइंग वर्क्स? व्हाट हैपन्स इन हैमलेट 1959, शेक्सपियर्स इंग्लैंड ए बुक ऑफ एलिजाबेथन प्रोज 1911, द इसेंशियल शेक्सपियर ए बायोग्राफिकल एडवेंचर 1932, द फॉर्चून्स ऑफ फालिस्टाफ 1943, द शेक्सपियर्स हैप्पी कॉमेडीज 1962 एंड शेक्सपियर सोनेट 1963. किसके वर्क्स हैं ये? सो डॉवर विल्सन के ये वर्क्स हैं. सो आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. डॉवर विल्सन एक प्रोफेसर थे जो रेनेसा ड्रामा है उसके वो प्रोफेसर थे जिनमें उन्होंने रेनेसा के ऑथर थे उस पर स्पेशली फोकस किया था. सो इनमें से भी उन्होंने शेक्सपियर को सबसे ज़्यादा फोकस किया तो इन पे इन्होंने इतने सारे वर्क्स लिखे हैं. सो आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following grammar school located on the corner of Church Street and Chapel Lane is though to have been attended by William Shakespeare? ठीक है, कौन सा स्कूल जिसमें शेक्सपियर सबसे पहले ग्रामर पढ़ने गए थे? सो किंग एडवर्ड 6 स्कूल था ये. सो ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बीथेड हिज लास्ट ऑन 14 अगस्त 1984 एज्ड 89, 89 साल की उम्र में कौन से ऑथर ने अपनी अंतिम सांस ली इन स्टेट फोर्ड अपॉन एवॉन वॉरविकशायर इंग्लैंड? ठीक है, ये आपको देख के लग रहा होगा ये जो शेक्सपियर का जन्म स्थान है वही है. तो कौन सा इनमें से ऑथर था? सो आपका करेक्ट आंसर है जॉन बॉयंटन प्रिस्टली. सो ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25. समथिंग विग्ड दिस वे कम्स ए 1962 डार्क फैंटेसी नोवेल बाय रे ब्रैडबरी. ठीक है, ये रे समथिंग विग्ड दिस वे कम्स. तो इस नोवेल का जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है? शेक्सपियर के किसी एक वर्क से लिया गया है. सो ये टाइटल लिया गया है विचेज स्पीच से. जो मैकबेथ में जो विचेज हैं चुड़ैल उनकी स्पीच से ये टाइटल लिया गया है. सो आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following popular novels take its title from Miranda's speech in William Shakespeare The Tempest Act 5 Scene 1? ठीक है, इनमें से कौन सा जो नोवेल है जिसका टाइटल मिरांडा की स्पीच से लिया गया है? ठीक है, तो देखिए स्पीच मिरांडा की. ओ वंडर हाउ मैनी गुडली क्रीचर्स आर देयर हियर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज़ सच पीपल इन इट. मतलब जब मिरांडा है जब फर्डिनेंड को देखती है तो एकदम सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उससे वो एक आइलैंड पर रहती थी और उससे पहले उसने कभी भी ह्यूमन बींग्स को नहीं देखा था, केवल और केवल अपने फादर प्रॉस्पेरो को ही देखा था. तो फर्डिनेंड को देखकर वो इतनी ज़्यादा मतलब खुश हो जाती है और इतने सारे लोग जब बाद में लास्ट में इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर तो तब वो कहती है हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज़, मतलब लोग कितने सुंदर हैं, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, है ना, एकदम सरप्राइज करती है. तो जो ये स्टेटमेंट है मिरांडा का यहाँ से टाइटल उठाया है ब्रेव न्यू वर्ल्ड इन्होंने. ठीक है, तो ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक नोवेल है एल्डस हक्सले का जो 1932 में आया. तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर देखिए 27. द इसेंशियल शेक्सपियर इज ए वर्क बाय. एक इसेंशियल शेक्सपियर इज ए फेमस वर्क है, ये किसका है? सो ये डॉवर विल्सन का वर्क है. सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा.
क्वेश्चन नंबर देखिए 28। द पैसिनेट पिलग्रम 1599 इज एन एंथोलॉजी ऑफ 20 पोइम्स कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय विलियम जैगार्ड। ठीक है, द पैसिनेट पिलग्रम 1599 में एक 20 पोइम्स की एंथोलॉजी है जिसे कलेक्ट किया गया और पब्लिश कराया गया विलियम जैगार्ड के द्वारा। दैट वर एट्रीब्यूटेड टू, जो किसको समर्पित है, ये विलियम शेक्सपियर को समर्पित है। सो आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। हु हैज़ कंपोज द पोएम एनी हैथवे। एनी हैथवे आपको पता है विलियम शेक्सपियर की वाइफ थी, तो उनके नाम पर एक पोएम कंपोज की है कैरोल एंड डफी। आपको ये याद रहेगा क्योंकि इनके नाम में भी एन आता है, एंड डफी। सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, एंड डफी ने एनी हैथवे कंपोज किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 30। वेयर फ्रॉम द ब्लू कोटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है, नीचे दी गई जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं, वर्ड्सवर्थ की किसी पोएम से ये ली गई हैं। सो ये बहुत फेमस उनकी पोएम है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट। किसी भी नाइटिंगेल ने इतना सुंदर गाना नहीं गाया होगा। मोर वेलकम नोट टू वियरी बैंड। थके हुए ट्रैवलर्स के लिए, यात्रियों के लिए इतने सुंदर नोट्स किसी भी नाइटिंगेल ने भी नहीं गाए होंगे जितनी कि वो सॉलिटरी रीपर गाती थी। ये एक्चुअली सॉलिटरी रीपर से ही लाइन्स ली गई हैं। सो आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बहुत फेमस लाइन्स हैं ये और एग्जाम्स में हर बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। हु सैड द पोइट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। मैन स्पीकिंग टू मैन, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए। सो ये स्टेटमेंट है विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का स्टेटमेंट है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डेस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने डिफरेंट मूड्स को डेस्क्राइब किया है नेचर के। सो लाइन्स रिटन एव टिंटन आईवी, यहाँ पर उन्होंने नेचर के डिफरेंट मूड को डेस्क्राइब किया है इस पोएम के अंदर। सो आपका बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। हु एमंग दीज इज द इंटरप्रीटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, आप समझ ही गए। सो ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक्सप्लेन किया है नेचर के मैनी मूड्स को। किसी में वो रेनबो को मतलब एक्सप्लेन करते हैं, किसी में। सो देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 34। The reason Milton wrote in fetters when he wrote of angels and God, and liberty when of devils and hell, is because he was a true poet and of the devil's party without knowing it। इससे आप समझ गए होंगे, ये बहुत फेमस कोट है विलियम ब्लैक का। इन्होंने कहा है कि मिल्टन बिकम्स डेवल पार्टी विदाउट नोइंग इट। हु सैड किसका स्टेटमेंट रहा है, तो ये विलियम ब्लैक का स्टेटमेंट रहा है, क्योंकि जब जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड किया उन्होंने अपनी बुक फर्स्ट में। सो तब विलियम ब्लैक ने ये कमेंट किया उनके ऊपर कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। पैराडाइज लॉस्ट हैज़ इंस्पायर्ड द विजुअल वर्क बाय वेल नोन पेंटर डैश हु एग्जीक्यूटेड ए शॉर्ट सेट ऑफ 10 कलर एनग्रेविंग्स इन 1974। सो डोर डेली हैं, तो ये आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 6। द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव 1808 इज एन इलिस्ट्रेशन ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। इट्स रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है। सो विलियम ब्लैक के द्वारा ये लिखा गया है। सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये विलियम ब्लैक के द्वारा एक वाटर पेंटिंग बनाई गई है जिसमें उन्होंने सैटर्न को एक सरपेंट की शेप में दिखाया है, सांप की शेप में, क्योंकि वो सांप बन के ही गया था उस गार्डन में। और इसमें ईव को वो जो ट्री है उससे जो फ्रूट ऑफ नॉलेज है उसको खाते हुए दिखाया है। ठीक है, पेंटिंग है उनकी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। In Sin, Death and Devil 1792, who caricatured the political battle between Pitt and Thurlow as a scene from Paradise Lost. Pitt is Death and Thurlow Saturn, with Queen Charlotte as Sin in the middle। ठीक है, तो ये कार्टून उन्होंने बनाया है। सो ये जेम्स ग्लेरी हैं, द फेमस कैरिकेटरिस्ट है ये ब्रिटिश के। सो आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेवन एंड हेल है ना, हेवन और हेल की शादी। डेस्क्राइब द पोइट्स विजिट टू हेल, ए डिवाइस एडॉप्टेड फ्रॉम दंते डिवाइन कॉमेडी एंड मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। हु इज़ द पोइट। ठीक है, ये वर्क है हेवन, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। ये एक वर्क है विलियम ब्लैक का जो कि इंस्पायर्ड है दंते की डिवाइन कॉमेडिया से और मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से। तो ये आपका आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विलियम ब्लैक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 39। द वैल्यू ऑफ सेंटीमेंट इज द अमाउंट of sacrifice you are prepared to make for it।
सो ये स्टेटमेंट है, किस प्ले से लिया गया है? सो ये प्ले विंडो से लिया गया है स्टेटमेंट, प्ले बाई गाल्सवर्दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाइंस पूछी थी अब। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। इफ़ यू डोंट थिंक, ये भी कोट है यहाँ पर, इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, अगर तुम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हो, यू कैन नॉट हैव वन। ठीक है, सो द एबव लाइन इज टेकन फ्रॉम, तो जो एबव लाइन है ये कहाँ से ली गई हैं? सो ये ली गई हैं स्वान सॉन्ग से, अ प्ले बाई गाल्सवर्दी। सो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। वंस आइज आर वॉट वन इज, वंस माउथ वॉट वन बिकम्स, ये भी एक फेमस कोट है, गाल्सवर्दी के प्ले से लिया गया है। सो द एबव लाइन्स इज टेकन फ्रॉम, सो ये लाइन्स ली गई हैं फ्लोरिंग विल्डरनेस से। ठीक है गाइस, सो आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42। हु रोट द फॉलोइंग वर्क, ये जो कुछ वर्क्स हैं यहाँ पे ये किसने लिखे हैं? Considerations touching the likeliest means to remove hirelings out of the church, ठीक है, आउट ऑफ द चर्च, वेयर इन इज ऑल्सो डिस्कस्ड ऑफ टीथ्स, चर्च फीस एंड ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी सेटल्ड बाय लॉ। सो ये जो वर्क है ये लिखा गया है मिल्टन के द्वारा। सो आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। इन विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी, गाल्सवर्दी के कौन से वर्क में मैलिस हु इज़ द राइटर, जो कि एक राइटर है, लेखक है, हेल्प्स टू रिहेबिलिट, जो कि एक मैरिड वोमन है, वैन शी वॉक आउट ऑफ हर प्रोसेक हस्बैंड हाउस, जब वो अपने हस्बैंड के घर को छोड़ देती है तो ये मैलिस उसकी हेल्प करता है। कौन सा प्ले है? सो द फ्यूजिटिव। सो आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44। इन विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी, गाल्सवर्दी के कौन से वर्क में विल चेसायर द एल्डेस्ट सन ऑफ सर विलियम चेसायर ए baronet falls for and gets engaged to his mother's maid Freda Studham, the daughter of old Studham, head keeper in Sir William's house. He offers to marry her. ठीक है, गाल्सवर्दी के कौन से प्ले में विल चेसायर एवं जो कि जज सर विलियम चेसायर का बड़ा बेटा है, वो अपनी मदर की जो नौकरानी है, मेड है, उसकी बेटी से मतलब इंगेज हो जाता है, उससे मतलब शादी कर लेता है। तो वो कौन सा प्ले है? मतलब नौकरानी की बेटी से। सो द एल्डेस्ट सन, डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। 12th Night or What You Will is a romantic comedy by William Shakespeare believed to have been written around so as a 12th night entertainment for the close of the Christmas season। ठीक है, तो ये 1601 से 1602 के आसपास लिखी गई। सो आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46। द प्ले सेंटर्स ऑन द ट्विंस हु आर सेपरेटेड इन ए शिपरैक, यानी कौन सा प्ले है जो दो जुड़वा भाई बहन के इर्द गिर्द घूमता है, जो कि एक शिपरैक की घटना में अलग हो जाते हैं। तो आपको पता ही है वायला एंड सेबेस्टियन ये दोनों ट्विंस थे, इनके इर्द गिर्द घूमता है प्ले 12th नाइट। सो आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वायला एंड सेबेस्टियन, इन दोनों ट्विंस के ही चारों ओर ये प्ले घूमता रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। 12th night is a reference to the 12th night after Christmas Day called the Eve of the 12th night। जो ये टाइटल है प्ले का, ये कौन सी ईव को रेफर करता है? सो फीस्ट ऑफ एपिफेनी, ये क्रिसमस फेस्टिवल का लास्ट डे होता है, जिसे 12वीं रात बोला जाता है हिंदी में। तो आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फीस्ट ऑफ एपिफेनी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48। The play 12th Night is believed to have drawn extensively on the Italian production। ठीक है, इसकी जो सोर्स है वो इटालियन सोर्स मानी जाती है, कलेक्टिवली रिटन बाई जाती है। सो गिलिंग एंड आर्टी और द डिसीव्ड वंस, ये इसकी इटालियन सोर्स मानी जाती है 12th नाइट की। सो आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। द फुल टाइटल ऑफ द प्ले इज, फुल टाइटल बताना है आपको इस प्ले का। सो 12th नाइट और व्हाट यू विल, 12th नाइट और द फीस्ट ऑफ एपिफेनी, 12th नाइट और यू नेवर विल, नन ऑफ दिस। सो इसका जो फुल टाइटल है वो है 12th नाइट और व्हाट यू विल। सो आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50।
द डेनिश फिलोसोफर ओपन्स हिज 1844 बुक फिलोसॉफिकल फ्रैगमेंट विद द कोट। ठीक है, डेनिश फिलोसोफर हैं जो उनकी एक बुक है फिलोसॉफिकल फ्रैगमेंट, जो एक कोट के साथ ओपन होती है, बेटर वेल हैंग्ड देन इल वेड, यानी कि एक बुरी शादी से तो मरना अच्छा है। इस स्टेटमेंट के साथ ये बुक ओपन होती है, विच इज़ ए पैराफ्रेज ऑफ फेस्ट कमेंट टू मैरिया इन एक्ट 1 सीन 5 मैनी ए गुड। तो ये जो कोट है उन्होंने किससे लिया है, विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है यही 12th नाइट, इससे उन्होंने लिया है, जिसमें कि ये फेस्टे का स्टेटमेंट है। फेस्टे कहता है मैरिया से एक्ट 1 सीन 5 में मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंटिव बैड मैरिज। सोरन किर्कगार्ड ये राइटर हैं, सो आपका ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51। Nietzsche also refer passingly to 12th Night, specifically to Sir Andrew of Cheek's suspicion expressed in Act 1 Scene 3 that his excessive intake of beef is having an inverse effect on his wit in the third essay of his. So genealogy of morality, आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 52। Who speaks the following lines? We are the machine, its brains and sinews. It is for us to lead and to determine what is to be done and to do it without fear or favor. सो ये उसमें जॉन एंथनी के द्वारा ये बोली गई हैं, सो आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, जॉन एंथनी इन स्टाइफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ भी कुछ लाइंस दे रखी हैं, जैसे द फॉलोइंग लाइंस आर स्पोकन बाय, किसके द्वारा बोली गई है, दे आर पीपल हु सिंपली कैन नॉट लिव विदाउट डेंजर, आई एम रादर लाइक दैट माई सेल्फ। ठीक है, दे आर ऑल राइट व्हेन दे आर गेटिंग द DSO और सूथिंग मैन ईटर्स, बट इफ दे आर नो एक्साइटमेंट गोइंग दे विल मेक इट आउट ऑफ शेयर क्रेविंग। सो ये जो फॉलोइंग लाइन्स हैं ये बोली गई हैं मार्गरेट इन लॉयल्टीज़, किसके द्वारा बोली गई हैं, ये मार्गरेट इन लॉयल्टीज के द्वारा बोली गई हैं। लॉयल्टीज क्वेश्चन नंबर देखिए 54। हुज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक लंदन क्लब इज रिजेक्टेड इन गाल्सवर्दीज प्लेस लॉयल्टीज। गाल्सवर्दी के लॉयल्टी प्लेस में एरिस्टोक्रेटिक क्लब लंदन में किसकी मेंबरशिप रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाती है डी लेविस की मेंबरशिप रिजेक्ट हो जाती है, सो आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच प्ले ए करेक्टर इज फेड अप विद द लाइफ एंड स्पीक्स। कौन से प्ले में गाल्सवर्दी के में एक करेक्टर परेशान हो जाता है ज़िंदगी से और वो बोलता है कि अवर लाइफ इज़ अ लाई, इट्स स्टूपिड, इट्स डिस्गस्टिंग, आई एम टायर्ड ऑफ इट, प्लीज़ लीव मी अलोन, यानी मुझे अकेला छोड़ दो, ये लाइफ है, ये झूठ है, स्टूपिड है, डिस्गस्टिंग है और मैं इससे थक चुका हूँ, सो प्लीज़ लीव मी अलोन। कौन बोलता है ये, सो ये क्लियर बोलता है इन द फ्यूजिटिव, सो आपका ए यहाँ करेक्ट हो जाए, क्लियर इन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56, गाल्सवर्दी हैज़ ड्रामाटाइज द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ फैंटेंसी। ठीक है, फैंटेंसी की फॉर्म में गाल्सवर्दी ड्रामाटाइज करते हैं प्रॉब्लम को ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिटी एंड कंट्री लाइफ इन द माइंड ऑफ एन इनोसेंट माउंटेन गर्ल इन हिज प्ले। ठीक है, कौन से प्ले में वो ड्रामाटाइज करते हैं, सो अ लिटिल ड्रीम, सो आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी पोर्ट्रे, किस प्ले में गाल्सवर्दी के में पोर्ट्रे मिलता है, ए फाइनेंशियर स्कंड्रल एड्रियन बेस्टापल हु accumulates थाउजेंड ऑफ पॉन्ड्स थ्रू फ्रॉड एंड स्विंडल। ठीक है, कौन सा प्ले है, सो ये प्ले है द फॉरेस्ट, सो ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, गाल्सवर्दी इंटेंशन इन दिस प्ले bringing the culprit to book is well discerned from his creation of the character of Treze. His purpose is to expose villainy and selfishness in the world of finance, business, and politics. Therefore, he has introduced the character of Treze, who knows that none of the four, Restapel, Baton,
Helderlin and Stanforth is genuinely inspired by humanitarian zeal. So ये when they decide upon the slave trade expedition, so ये हो जाएगा द फॉरेस्ट. सो सी आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59. गासवर्दी पोर्ट्रेट लॉयल एंड डिवोटेड वाइफ्स. गासवर्दी पोर्ट्रेट करते हैं, चित्रण करते हैं लॉयल एंड डिवोटेड वाइफ्स का थ्रू द करेक्टर्स ऑफ एनिड एंड अंडरवुड एंड एनी रॉबर्ट्स इन. ठीक है, ये एनिड अंडरवुड एंड एनी रॉबर्ट्स हैं, इनके थ्रू वो लॉयल एंड डिवोटेड वाइफ्स को पोर्ट्रेट करते हैं. कौन से प्ले में? वो करते हैं स्ट्राइफ में. ठीक है, सो आपका डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा. स्ट्राइफ आया था 1907 में. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60. कैथरीन इज मोर इग्नोबल वाइफ. कैसी वाइफ है ये? इग्नोबल वाइफ है. सी डेजर्ट हर हस्बैंड, जो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है स्टीफन मूरे व्हेन ही इज इन द क्राइसिस, जब वो क्राइसिस में था. बट देन शी does not so, not because she does not love him, but because by opposing public opinion he invites trouble to the family instead of standing by her husband in his fight for his principles and ideals. She joins the mob which haunts him cruelly to the last and kills him. ठीक है, the name of Galsworthy play only कैन कंप्लीट इट स्टोरी. तो ये जो स्टोरी है ना, ये द मूव की स्टोरी है, जिसमें स्टीफन मूरे की जो वाइफ है कैथरीन, वो उसका साथ छोड़ देती है मुसीबत के वक्त. क्वेश्चन नंबर देखिए 61. वर्ड्सवर्थ स्पेंड द समर एंड ऑटम 1790 ऑन ए वॉकिंग टूर इन फ्रांस. ठीक है, फ्रांस में वॉकिंग टूर में अपने समर और ऑटम स्पेंड करते हैं. स्विट्ज़रलैंड, द आल्प, इटली एंड जर्मनी. विच इज़ डिस्क्राइब्ड इन, जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया डेस्क्रिप्टिव स्केच में, जो कि उनका फर्स्ट पोइटिक वॉल्यूम माना जाता है. कब आया था ये? 1793 में. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 62. Who thought of marrying Annette, but he ran out of money and his uncle refused to provide him with money for his residence abroad in harsh necessity. He returned to England in December 1792. कौन थे ये? आप समझ गए होंगे. एनेटी से शादी करना चाहते थे, बट मनी की वजह से क्या हुआ, उनके अंकल ने रिफ्यूज़ कर दिया उनको प्रोवाइड मतलब देने से, तो उन्हें वापस लौटना पड़ा इंग्लैंड. तो ये वर्ड्सवर्थ थे. तो आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट यहाँ पर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63. एट द एज ऑफ 23 इन जनवरी 1793 वर्ड्सवर्थ पब्लिश 2 पोइम्स. ठीक है, 1793 में वर्ड्सवर्थ ने 2 पोइम पब्लिश की. इन 18th सेंचुरी ट्रेडिशन. ठीक है, उन्होंने 2 पोइम्स अपनी लिखी थी, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक. कब लिखी थी? इन द 18th सेंचुरी ट्रेडिशन विच एस्टेब्लिश्ड हिम एज अ पोइट. जिन पोइम्स ने उन्हें एज ए एस्टेब्लिश किया किस रूप में? तो इन पोइम्स ने उन्हें हीरोइक कपलेट्स के रूप में एस्टेब्लिश किया. ठीक है, तो बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64. व्हेन इंग्लैंड डिक्लेयर वार अगेंस्ट फ्रांस. जब इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध वार छेड़ दिया फरवरी 1793 में, वर्ड्सवर्थ वाज सेपरेटेड फॉर लॉन्ग फ्रॉम एनेटी एंड हिज चाइल्ड. तो जो वर्ड्सवर्थ थे वो एनेटी से और अपनी बच्ची से दूर हो गए काफ़ी लंबे समय के लिए, है ना. टर्न टू फ्रांस वाज बैड एंड हिज पर्सनल कम्युनिकेशन विद फ्रांस कट ऑफ फॉर 9 years. तो उनका जो पर्सनल कम्युनिकेशन था फ्रांस के साथ वो 9 साल तक बंद हो गया. वर्ड्सवर्थ डिड नॉट कैंसिल हिज हेटेड ऑफ किंग. तो जो वर्ड्सवर्थ के मन में जो राजाओं के प्रति घृणा थी वो कहीं ना कहीं मतलब वो उसको नहीं छिपा सके. रिगेंट एंड मिनिस्ट्री. दीज फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड इन हिज प्रोज एंड हिज पोइम्स. तो ये जो फीलिंग्स हैं उन्होंने अपने प्रोज वर्क में और अपनी पोइम में एक्सप्रेस कर दी थी. तो ये जो उनका प्रोज वर्क था वो था लेटर टू द बिशप ऑफ लैंडेफ एंड गिल्ट एंड सोरो. ये उनकी पोइम थी. सो आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65. एज यू लाइक इट इज़ ए पेस्टरल कॉमेडी. ठीक है, एज यू लाइक इट एक पेस्टरल कॉमेडी है बाई विलियम शेक्सपियर, बिलीव टू हैव बीन रिटन इन एंड फर्स्ट पब्लिश इन द 1623. तो ये कब लिखी गई और कब पब्लिश हुई? तो ये लिखी गई थी 1599 में
और ये पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम फर्स्ट फोलियो में 1623 में। तो आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 66। वॉट इज़ द नेम ऑफ मेलंकली ट्रेवलर इन एज यू लाइक इट। मेलंकली ट्रेवलर कौन है एज यू लाइक इट में? हु स्पीक्स मैनी शेक्सपियर मोस्ट फेमस स्पीच इन दिस प्ले सच एज ऑल द वर्ल्ड इज टेज टू मच ऑफ ए गुड थिंग्स एंड ए फूल आई मेट अ फूल इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो मेलंकली ट्रेवलर और कौन माना जाता है एज यू लाइक इट में? सो जैक्स है ये करेक्टर, इसको मेलंकली ट्रेवलर बोला गया है, और जिसने बहुत ज़्यादा मोस्ट फेमस कोट्स हैं विलियम शेक्सपियर के वो उसने बोले हैं। सो जैक्स है, ये आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 67। विच करेक्टर इन एज यू लाइक इट प्रोवाइड ए शार्प कंट्रास्ट। एक एज यू लाइक इट में कौन सा करेक्टर एक शार्प कंट्रास्ट प्रोवाइड करता है टू द अदर करेक्टर्स इन द प्ले? ऑलवेज ऑब्जर्विंग एंड, हमेशा ऑब्जर्विंग करता है, एंड डिस्प्यूटिंग द हार्डशिप ऑफ लाइफ इन द कंट्री। सो ये जैक्स है, सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द फॉलोइंग सॉन्ग्स अकर। ये है ना कौन से प्ले में ये गाना लिया गया है? अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ब्लो 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 द विंटर विंड, वॉट शैल ही हैव दैट किल्ड द डियर, इट वॉज ए लवर एंड हिज लेस। तो ये वाला जो सॉन्ग है ये एमिन्स गाता है इन एज यू लाइक इट में। जैसे अंडर द ग्रीन वुड ट्री है ना, ग्रीन वुड ट्री के नीचे, ब्लो 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 दाउ विंटर विंड, ओ शरद ऋतु की हवा तुम बहती रहो, वॉट शैल ही हैव दैट किल्ड द डियर। तो ये जो सॉन्ग है ये एमिन्स के द्वारा गाया जाता है जो कि कोर्टियर है ना। तो ये एज यू लाइक इट यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 69। The play is set in Duchy in France, but most of the action takes place in location called the। यानी कि जो जिस एक प्ले है जिसकी सेटिंग तो फ्रांस में है, लेकिन जो एक्शन है उसका वो मोस्टली होता है कहाँ पर होता है? तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में होता है। एज यू लाइक इट की बात हो रही है, तो ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 70। रोजालिंड डिस्गाइजेज एज जोब्स ऑन पेज एंड सीलिया डिस्गाइजेज एज लैटिन फॉर स्ट्रेंजर। तो यहाँ रोजालिन डिस्गाइज करती है अपने आप को एज ए गैनीमीड, और जो सीलिया है उसकी सिस्टर वो एलिना के रूप में अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है। तो ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71। इन दिस प्ले फीवे रेफर्स टू ए फेमस लाइन। फीवे रेफर्स करती है एक फेमस लाइन, हु एवर लव्ड दैट लव नॉट एट फर्स्ट साइट, है ना। तो टेकन फ्रॉम विच वॉज पब्लिश्ड इन 1598। तो ये एक वर्क है जो 1598 में पब्लिश्ड हुआ था, वहाँ से ये ली गई है लाइन। ये फेमस लाइन किसके वर्क से ये ली गई है? सो ये मार्लो का हीरो एंड लैंडर 1598 में आया था, उससे ये लाइन ली गई है, हु एवर लव दैट लव नॉट एट फर्स्ट साइट, मार्लो हीरो एंड लैंडर। सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑथर कंप्लेंट दैट एज यू लाइक इट इज़ लैकिंग इन द हाई artistry of which Shakespeare was capable? Shakespeare wrote the play as a mere crowd pleaser and signaled his own middling opinion of work by calling it as you like it as if the playwright did not agree। so ये जीबी शॉ की स्टेटमेंट है, बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73। who objected to the immorality of the characters and touchstone constant glowing in as you like it? so टॉल्स्टॉय। सो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। इन द इपीलॉग एज यू लाइक इट स्पोकन बाय। ठीक है, तो एज यू लाइक इट में जो इपीलॉग है वो रोजालिन के द्वारा बोला गया है। सो आपका रोजालिन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75। 75 एग्रीकल्चर डिस्प्रेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वर्ल्ड वार फर्स्ट लेफ्ट इंडेलिबल मार्क ऑन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ। तो गाल्सवर्दी टाइम आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 76। ए लाइन कंसिस्टिंग ऑफ वन मैट्रिकल फुट। एक लाइन जो वन मैट्रिकल फुट की होती है उसको क्या बोला जाता है? मोनोमीटर। डी आपका यहाँ सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77, इटालियन स्टेंजा फॉर्म कंपोज्ड ऑफ 11 syllable लाइन्स राइमिंग A B C। सो ऑटो हमारे वहाँ होती है ये, सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78, इन आर्ट एंड लिटरेचर द एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग एनिमल्स एंड थिंग एज हैविंग ह्यूमन फीलिंग। ठीक है, आर्ट और लिटरेचर में जो एनिमल्स हैं और थिंग्स हैं उनको ह्यूमन फीलिंग्स की तरह दिखाया जाता है। वो कौन सी फॉर्म होती है लिटरेचर की? सो पैथेटिक फैलेसी होती है, जैसे डी, जैसे एंग्री स्टोम बोलते हैं ना हम, एंग्री स्टोम। क्वेश्चन नंबर देखिए 79, हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैल्सी। पैथेटिक फैल्सी को इन्वेंट किसने किया था? जॉन रस्किन ने किया था। बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80, ए लाइन ऑफ 10 सिलेबल्स और 5 फीट। एक लाइन जो 10 सिलेबल की है और जिसमें 5 फीट होते हैं। ईच फुट इज कंपोज्ड ऑफ एन अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल। जिसमें एक अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड किया जाता है स्ट्रेस लेवल से, उसको क्या बोलेंगे? आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर जो है 5 फीट 10 लेवल की लाइन होती है जिसमें 5 फीट होते हैं और अनस्ट्रेस लेवल को स्ट्रेस लेवल के द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 81, ए लाइन ऑफ वर्स पोइट्री दैट हैज़ ओनली 5 फीट इज कॉल्ड। है ना, एक पोइट्री की लाइन जिसमें केवल 5 फुट होते हैं उसको बोलते हैं पेंटामीटर। सो ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82, द एंटीसिपेशन एंड आंसरिंग ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्शन इन रिटोरिकल स्पीच। इसको क्या बोलेंगे? प्रोलैप्सिस। सो आपका ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83, अ लाइन ऑफ पोइटिक वर्स दैट कंसिस्ट ऑफ 4 मैट्रिकल फीट। ठीक है, एक लाइन है ना पोइटिक कविता की जो लाइन जिसमें 4 पद होते हैं, 4 फुट की होती है, उसको टेट्रामीटर बोलेंगे। तो बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84, अ मीटर ऑफ 3 मैट्रिकल फीट। एक पोइटिक लाइन जिसमें 3 पद की एक पोइटिक लाइन होती है उसे हम ट्राईमीटर बोलेंगे, 3 पद में होगी तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 85, ए मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ 1 शॉर्ट और अनस्ट्रेस लेबल फॉलोड बाई 1 लॉन्ग और स्ट्रेस लेबल। सो उसको आइम्बस बोलेंगे। तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या होती है? ऐड इंफॉर्मेशन ऐड करती है दैट इज़ नॉट इसेंशियल टू द सेंटेंस ओवरऑल मीनिंग। ठीक है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज इफ इट इज़ डिलीटेड, अगर उसको डिलीट कर दिया जाता है, द सेंटेंस वुड कन्वे बेसिकली द सेम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हो चाहे ना हो। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन सेंटेंस बाई कॉमा। इसे कॉमास के द्वारा अलग कर दिया जाता है। सो ऑल आर करेक्ट। आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सारे के सारे नॉन डिफाइनिंग क्लॉज से रिगार्डिंग सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 87, वी यूज़ दैट एज। हम दैट को कैसे यूज़ करते हैं? डिटरमाइनर, एज ए डिटरमाइनर हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह भी हम इसे यूज़ करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब है ना, रिलेटिव प्रोनाउन में भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो का मतलब है कि हम इसे हर तरह से यूज कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू ए नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड इट्स एंसीडेंट। ठीक है। बी देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड पर्सन एज इट्स एंटीसीडेंट। सी देखिए, अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफरिंग बैक टू ए सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन मस्ट बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। सो ऑल द एबव हो जाएगा। आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में यहाँ कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब इन इट्स ओन क्लॉज। ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट एज ए कंजक्शन ज्वाइनिंग इट्स क्लॉज टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ये भी। सो बोथ ए एंड बी ये दोनों सही हैं। सो आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ दैट। दैट के लिए यहाँ कौन सा स्टेटमेंट सही है?
नेवर यूज्ड विद ए प्रीपोजिशन प्रीसीडिंग, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद ही कभी नहीं आता। आफ्टर द वर्ड्स ऑल सेम्स एनी नन नथिंग ओनली ईटीसी, ठीक है, इनके साथ इसका यूज़ होता है। और सी देखिए, आफ्टर टू एंटीसीडेंट, वन डिनोटिंग ए पर्सन एंड द अदर डिनोटिंग एन एनिमल और थिंग विदाउट लाइफ, यहाँ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आपका यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा, डी वाला, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन 91 to 95, यूज ए सुइटेबल कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें कलेक्टिव नाउन्स यूज़ करनी है इन सेंटेंस में। सो क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, आंट के ग्रुप को क्या बोलेंगे? आंट के ग्रुप को हम इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ए स्वार्म ऑफ आंट, ए नेस्ट ऑफ आंट, या फिर ए आर्मी ऑफ आंट्स, है ना। तो इन तीनों को हम यूज़ कर सकते हैं आंट के साथ एज ए कलेक्टिव नाउन्स। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, सिंगर के ग्रुप्स को क्या बोलेंगे? कोर बोलते हैं, कोयर बोलते हैं। सो आपका डी यहाँ सही हो जाएगा, ए कोयर ऑफ सिंगर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, अब पार्टीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? सो इसको बोलते हैं कवरी। सो ए कवरी ऑफ पार्टीज हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। 94 देखिए, क्वेश्चन नंबर है ना, फिश के ग्रुप को शोल बोलते हैं। सो ए शोल ऑफ फिश हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, इवेंट के ग्रुप को क्या बोलेंगे? भाई जैसे लगातार कोई इवेंट घटित हो रही है तो हम उसको सीरीज बोलते हैं। सो ए सीरीज ऑफ इवेंट्स यहाँ पर हो जाएगा आपका सही, बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 96 से 100, चूज द इनकरेक्ट मैच ऑफ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। आपको ये मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन में से कोई एक इनकरेक्ट है, उसको चूज करना है। तो मस्कुलाइन या फेमिनाइन। सो एबॉट का एबेस होता है, ये हो गया मस्कुलाइन और ये हो गया फेमिनाइन, ठीक है। एबॉट का मतलब होता है महंत, जैसे मठाधीश, जैसे आपने देखा होगा मंदिर वगैरह में एक वो होते हैं ना, जो पूजा पाठ करवाते हैं संत वगैरह, जो मंदिर के पास बैठे रहते हैं, उसको कहते हैं मठाधीश या महंत बोलते हैं। तो वो हो गया। और ये इसका फेमिनाइन हो गया एबेस, यानी महंतिन हो गई। या फिर जो चर्च होते हैं वहाँ पर सामंत वगैरह होते हैं, क्लर्जीमैन, वो उससे यहाँ इसका मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूक का डचेस हो गया। ड्यूक माने होता है राजा, और ये हो गई रानी। एम्परर का एम्प्रेस हो जाता है। गवर्नर का गवर्नेंस। तो यहाँ पर सिर्फ आपका जो इनकरेक्ट है वो ये वाला, गवर्नर का गवर्नमेंट, ये नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। 97, हियर का हियरएस होता है, जीव का जीएस होता है, लेड का लेडस नहीं होता। तो आपका जो इनकरेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी, ये आपका इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, मस्कुलाइन फेमिनाइन। मास्टर का मिस हो जाएगा या मिस्टेस, दोनों सही हैं। मेयर का मेयरेस हो जाएगा, मिस्टर का मिसेज हो जाता है, ठीक है। तो मार्क्विस या मार्क्वेस का मार्क्यूस नरी नहीं होता, ठीक है। मार्क्विस ये आपका यहाँ पर ये आपका इनकरेक्ट है। मार्क्विस का मार्क्यूनेस होता है, तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, मस्कुलाइन फेमिनाइन। मर्डरर का होता है मर्डरेस, शेफर्ड का शेफर्डेस, है ना। सोर्सर का होता है सोर्सरी, ये गलत है आपका, सी वाला। तो आपका आंसर तो सी हो जाएगा ना। सोर्सर मीन्स होता है जादूगर, और सोर्सरी कोई टर्म ही नहीं होता है। तो एस इसका जो सही टर्म है वो होता है, बता देती हूँ एक बार, SORCE, सोर्स। सोर्स माने होती है जादूगरनी, ठीक है। बाकी आपके यहाँ पर सभी सही दे रखे हैं, जैसे स्टीवार्ड का स्टीवार्ड है, ये सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100, यहाँ पर प्रिंस है तो इसका प्रिंसेस हो जाएगा। प्रोफेट का प्रोफेटेस हो जाएगा, ठीक है। प्रोसिक्यूटर का प्रोसिक्यूट्रिक्स होता है ना, प्रोसिक्यूटरी नहीं होता है। तो आपका ये इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। बाकी आपका एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेटिक्स होता है, ये भी सही है। तो ये आपका जो आंसर है वो हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट विल बी द सुइटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंट मीन्स होता है शालीन। आप इसमें सुइटेबल प्रीफिक्स लगा सकते हैं। इसमें से नॉन, नॉट, नन, इन लग जाएगा, क्योंकि इनडिसेंट अगर हम बोलेंगे तो वो ऐसा व्यक्ति जो शालीन नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? इनडिसेंट। तो ये हमारा एंटोनियम बन जाएगा, तो इन लग जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए 102, स्ट्रेंज फ्रेंड पास्ट प्रेजेंट एंड टू बी लव्ड डीपलियर अंडरस्टूड टेनिसन। व्हाट स्पेशल फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डू यू फाइंड इन द लाइन्स एबव, है ना। कौन सा स्ट्रक्चर का यूज़ कौन सा कंस्ट्रक्शन का यूज़ कर रहे हैं इन लाइन्स में टेनिसन। सो ओमिशन ऑफ ए पार्ट ऑफ स्पीच। सो आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आस्क
आस्क मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी इन ए ग्रेव। सो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन लगाना है सही। क्वेश्चन नंबर 103। सो यहाँ पे आपका सही प्रीपोजिशन 4 हो जाएगा। आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी इन ए ग्रेव। वैसे ये स्टेटमेंट रोमियो और जूलियट में मर्क्यूशियो का स्टेटमेंट है, पर यहाँ पर ये एज ए क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, इट इज़ ए ट्रांसलेशन डैश हॉरेस आर्स पोएटिका। ठीक है, ये किसका ट्रांसलेशन है? हॉरेस की आर्स पोएटिका का है। सो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, ऑफ हॉरेस आर्स पोएटिका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105। माई फ्रेंड केम ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू टू कॉन्ग्रेचुलेट मी ऑन माई सक्सेस। तो ऑन आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, यहाँ भी प्रीपोजिशन फिल करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 106। द कैट इज़ हाइडिंग फ्रॉम अस, है ना, तो फ्रॉम हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 107। सिक वॉर्म फीट ऑन मलबरी ट्रीज। तो आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ऑन। स्टेट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, एक ऐसी स्थिति जब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है इन विच ए पर्सन और बिजनेस इज अनेबल टू पे देयर डेप्ट, जिसमें एक इंसान और उसका जो बिजनेस होता है वो अपना कर्ज उतारने में अनेबल होता है, तो उसको कहते हैं इंसोल्वेंसी। सो आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109। वन हु डज नॉट गुड टू वन फेलो मैन डज गुड टू वन फेलो मैन। जिसे लोगों से प्यार है उसको क्या बोलेंगे? फिलैनथ्रोपिस्ट। फिलैनथ्रोपिस्ट उसको बोलेंगे, तो आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 110। अ नेम एज्यूम्ड बाय ए राइटर और ए फॉल्स नेम। ठीक है, एक राइटर के द्वारा एक नाम एज्यूम कर लिया जाता है जो वास्तव में उसका है नहीं। जैसे कि एक ऐसे में कहते थे ना, ऐसे ऑफ एलिया के नाम से, तो उसको कहते हैं स्यूडोनेम। वो अपने नाम से पब्लिश ना करा के कोई और नाम एज्यूम कर लेता है, उसे हम स्यूडोनेम कहते हैं। ठीक है, तो आपका डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ ए डैश इज यूज्ड आफ्टर ए प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद किसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है? तो प्रोनाउन की हम हमेशा एक प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, तो आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट। एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसी प्रोनाउन होती है? दैट रिप्रेजेंट ए नाउन एंड एक्सप्रेस इट्स पोजीशन एज नियर और फार। सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 113। वी यूज़ वन एनदर टू शो दैट। हम वन एनदर का यूज़ करते हैं क्या दिखाने के लिए? ईच पर्सन इन ए ग्रुप और मोर देन टू पीपल डज समथिंग टू द अदर्स। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, वन एनदर और ईच अदर और वन एनदर एक्चुअली रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। जब दो व्यक्तियों के लिए हम यूज़ करते हैं तो ईच अदर का यूज़ करते हैं, और जब दो से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं मोर देन टू, तो हम वन एनदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, मोर देन टू वाला बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 114। ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर मेंबर ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली। ठीक है, तो आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सेपरेटली जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो बात करता है सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली। कलेक्टिवली बात नहीं करता। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो कलेक्टिवली बात कैसे करेगा? सेपरेटली बात करेगा, तो आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 115। द वर्ड्स हु एवर, वॉट एवर, विच एवर, हाउ एवर, वेन एवर एंड वेयर एवर और कॉल्ड, ये क्या बोले जाते हैं? ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं, तो आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116। द एडजेक्टिव्स वेरी ओन आर। ये वेरी ओन कौन से एडजेक्टिव हैं? एम्फेसिक एडजेक्टिव्स इनको माना जाता है, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुल के भी पहले आके ब्यूटीफुल को जो एम्फेटिक करते हैं जो वर्ड, उनको हम बोलते हैं एम्फेसिक एडजेक्टिव। तो एम्फेसिक एडजेक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ दो ही हैं, वेरी और ओन। ठीक है, ये एडजेक्टिव के आगे एडजेक्टिव को मतलब एडजेक्टिव पर बल डालते हैं कि जैसे वो सुंदर है, तो ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया नॉर्मल, और हम कहते हैं वो बहुत सुंदर है, तो ये हमारा हो गया एम्फेसिक एडजेक्टिव हो गया। ये दोनों विशेषण के भी विशेषण। क्वेश्चन नंबर देखिए 117 से 120।
फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये वही है जैसे मैंने जो 50 प्रैक्टिस सेट कराया था अभी सर का, उसमें भी ऐसे दे रखे थे जिसमें 4 का सेट है और जिसमें एक इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। सो फियर ऑफ प्रॉपर्टी, तो फियर ऑफ प्रॉपर्टी होता है ऑर्थोफोबिया, तो ये आपका सही है। ठीक है, तो ये वन वर्ड है, इसमें 4 का यहाँ सेट है, इसमें से एक आपका इनकरेक्ट है, बाकी चारों के चारों सही हैं। तो फियर ऑफ प्रॉपर्टी ऑर्थोफोबिया, तो ये सही है आपका। फियर ऑफ रेडिएशन रेडियोफोबिया होता है, ये भी सही है यहाँ पे। एमेक्सोफोबिया होता है फियर ऑफ राइडिंग ए कार, एमेक्सोफोबिया है ना। यहाँ पर जो फियर ऑफ स्कूल है ये यहाँ पर गलत दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 118, फियर ऑफ सेक्स जीनोफोबिया है ना, फियर ऑफ स्पीकिंग लैलोफोबिया, और फियर ऑफ स्पीड टैकोफोबिया, और फियर ऑफ वाटर डिहाइड्रोफोबिया। तो आपका जो गलत है मिसमैच्ड है वो ये वाला हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119, फियर ऑफ वर्ड्स, फियर ऑफ वर्ड्स लोगोफोबिया, फियर ऑफ हाई प्लेसेस एक्रोफोबिया, ऊंचे स्थान से डर, यानी कि जिसके आगे भी अगर फोबिया वर्ड लग रहा है, PHO, ये जो लग रहा है ना फोबिया, ये फोबिया का मतलब होता है भय, किसी चीज़ से भय। तो अगर किसी चीज़ से जब हमें भय होता है तो हम उसको बोलते हैं फोबिया। ठीक है, तो जब ऊंचाई से डर होगा तो हम बोलेंगे एक्रोफोबिया। अगर हमें शब्दों से या बोलने से हमें डर लगता है तो हम बोलेंगे लोगोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ ब्रिटेन, अगर हमें अंग्रेज लोगों से या इंग्लिश लोगों से, भाई ब्रिटेन लोगों को एंगल्स बोला जाता है ना, इंग्लिश से बना है, तो एंग्लोफोबिया हो जाएगा, है ना। ब्रिटेन से हमें, ब्रिटेन के लोगों से हमें डर लगता है तो एंग्लोफोबिया हो गया। फियर ऑफ लार्ज ओपन स्पेसेस बैग्रोफोबिया, तो ये आपका गलत है, बी ये वाला, सी वाला, बाकी आपके ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 120, फियर ऑफ लाइटनिंग थंडर एंड स्टोम एस्ट्रोफोबिया। ठीक है ना, जब बिजली से मतलब बिजली से बिजली की जो गर्जना होती है उससे, तूफानों से जिसको डर लगता है ना उसको बोलते हैं एस्ट्रोफोबिया। और फियर ऑफ बुक्स, जिसको किताबों से डर लगता हो बिब्लोफोबिया हो गया। फियर ऑफ हैंड्स, तो यहाँ बोलते हैं, यहाँ पर जो हैंड से जो डर होता है उसको कहते हैं कीरोफोबिया। अब यहाँ पे ना स्पेलिंग में एरर है, यहाँ पे होना चाहिए था कीरोफोबिया, तो सही हो जाता। तो आपका जो आंसर है वही हो जाएगा, फियर ऑफ हैंड्स क्लीरोफोबिया ही गलत दे रखा, बाकी सब सही है। फियर ऑफ स्मॉल नैरो और एनक्लोज्ड प्लेस क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, जैसे बंद स्थान से डर, जैसे किसी अंधेरे वाली जगह हो या बंद जगह हो, उससे जो डर होता है ना उसको कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121 से 122, फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन विद इनकरेक्ट मीनिंग। यहाँ पर जो इनकरेक्ट फॉरेन एक्सप्रेशन है वो आपको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो आपका बी वाला है, बिलियर्ड डॉग्स ब्लड लेटर, ये वाला गलत है, बाकी सब तीनों के तीनों ये सही हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी आपका सिर्फ ये वाला जो है ये गलत है, बाकी ये तीनों सही दे रखे हैं। डी गलत है, कॉमी सी कॉम का सो ब्यूटीफुल, ये नहीं होता, कॉजिटो इरको सम। ठीक है, यहाँ पर आपका जो डी है ये गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ प्रोनाउन, इनमें से कौन सा प्रोनाउन का प्रकार नहीं है। यानी कि प्रोनाउन देखिए, पर्सनल प्रोनाउन होती है जैसे कि आई, वी, यू, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह से, है ना। एम्फेटिक प्रोनाउन, ये योर सेल्फ और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही एम्फेटिक प्रोनाउन होती है। इम्प्रेसिव प्रोनाउन का ये कोई टर्म नहीं है, ये कोई प्रोनाउन का प्रकार नहीं है, तो आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सो ईच एवरी, आइदर नाइदर एवरी वन नन एनी ऑल ऑफ द एबव, सो आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125, ईच आइदर एंड नाइदर आर ऑल्सो यूज्ड एज, इनको
कैसे यूज़ किया जाता है, व्हेन दे मॉडिफाई सम नाउन और सिंगुलर नंबर। तो ईच, आइदर एंड नाइदर आर ऑल्सो यूज्ड एज एग्जेक्टिव, इन्हें एग्जेक्टिव की तरह भी हम यूज़ करते हैं। सो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइज ये तो हमारे 125 क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस पेपर के, इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 आज ख़त्म हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।